हमारे जो विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, ये वर्तमान में बिहार में रामजस कॉलेज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। और हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। आप हमें एक राम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज क्लियर है सर। हाँ, तो ये बताएं कि कितना मिनट तक का समय मिलेगा, उस हिसाब से पहले से ही शुरू किया जाए। जो आपका सर लिखित समय है वो पूरा है। अच्छा, वो पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आज 10 मई है, और जिस तरह से सभी लोगों ने सुबह से हम लोगों ने बातचीत करी कि 1857 की शुरुआत हुआ, श्री गणेश हुआ, तो उसके लिए आपने इसे याद रखा और एक कार्यक्रम इस पे आयोजित किया। और अच्छा लगा ये जान के कि आज आपकी पुस्तक का भी इनॉग्रेशन हुआ। और सुबह से मैं जुड़ा हुआ था, अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरीके से उस पर बात करी। तो उसके लिए भी आपको बधाई कि आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ। दूसरी चीज ये, आपने हमें आमंत्रित किया इस विषय पे कुछ अपने विचार आप लोगों के बीच साझा करने के लिए। उसके लिए भी आपको और पूरे आपके कॉलेज परिवार को, प्रधानाचार्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज जो पेपर मेरा है जिस पर मुझे बातचीत करनी है, और सुबह से उसको बहुत सारे लोगों ने, चाहे डॉक्टर शारिका सिंह हो, चाहे सुरेश कुमार मीना जी हो, रविशेखर जी हो, गिरी सर हो, अ, अरविंद जी हो, सभी लोगों ने कुछ न कुछ उस पर बात करी। मेरा जो मुख्य बातचीत का करना है वो ये करना है कि 1857 की जो क्रांति है उसके इतिहास लेखन के बात करनी है कि कोई भी घटना जो है उसको लेके 1857, करीब आज के 168 67 साल तो हो गए, कंप्लीट हो गए, आज भी वो किस तरह से उस पे लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्रांति थी, विद्रोह था, क्या था, किस तरह, अलग अलग तरह का। ये एक्चुअली प्रॉब्लम उस 1857 की घटना का नहीं है। घटना हमारे इतिहास लेखन समस्या हमारे इतिहास लेखन की है, और वो इतिहास लेखन के अप्रोच की है। हम इसको एक अप्रोच से, अपने दृष्टि से देखने की बात करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं विशेष तौर से कि 1857 की क्रांति को लेके जो भारत में प्रचलित इतिहास लेखन की जो अलग अलग धाराएं हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो, चाहे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो, या विचारधारा से संबंधित लोग हैं, इसे राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी भी नहीं चाहिए कि, क्योंकि यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो ये पहली ऐसी घटना भारत की दृष्टि में देखें, भारत के उसको देखेंगे, ये यदि आप देखेंगे कि ये पहला एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ एक साथ सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों ने अंग्रेजों को अपना दुश्मन माना था। तो लेकिन दूसरी जगह जब आप देखें, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को देखें, तो वो इस बात को मानने के तैयार नहीं थे कि ये कोई राष्ट्रीय संघर्ष है या राष्ट्रीय विद्रोह है। इनमें कुछ चीजों को लेके हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि अभी पिछले महीने में ही एक फिल्म आई, आपने उसको देखा कि उसको लेके अलग अलग तरह के लोगों के दो गुटों में हम, या दो समूहों में बट गए। कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें हर ऐतिहासिक घटनाओं को हम वर्तमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं। कि हमें वर्तमान में जो सही है वो जरूरी नहीं है कि वो अतीत में वैसे ही हो या उसी दृष्टि से देखें। इसके लिए हम आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप कभी इस घटना को देखिए, 1940 46 के दौर को देखिए। तो उसमें मुस्लिम लीग की स्थिति को देखिए और कांग्रेस की स्थिति को देखिए।
मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पावर में आ जाएगी या कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना का था, वो गुमराह कर रहे हैं लोग को। और आज की सिनेरियो देखिए, आज क्या कहा जा रहा है कि यदि ये सत्ता में आ जाएंगे तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उनका बढ़ावा हो जाएगा। तो घटना केवल अभी महज 70-80 साल हुए हैं उस दौर को बीते, लेकिन हमारी विचारधाराएं या किसी एक पार्टी को लेके या किसी एक संगठन को लेके इस तरह से बदल रहा है। तो आप कल्पना करिए कि 1857 की क्रांति है, जो घटना है आज, या उसके जो इस पे लेखन करने वाले जो लोग हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आज की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम उनके साथ या उस घटना के साथ उस जो क्रांति हुई है, जो संघर्ष हुआ है, यदि हम इन परिस्थितियों में जाके देखें तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा समग्रता से हम उसे समझ पाएंगे। न कि आज की तुलना में देखेंगे तो फिर वही होगा कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग हो जाएगा। जैसा हो रहा है कि हम एक ही, हमारा एक समग्र इतिहास है, हम एक ही साझा इतिहास है, लेकिन फिर भी हमारी व्याख्याएं अलग अलग हो जा रही है। कोई घटना जो है अपनी आप में यूनिक होती है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन उसकी विवेचनाएं जो बदल रही है, तो उसमें ये दिखती है कि हमारे जो अप्रोच है इतिहास लेखन को लेकर, वो है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो जैसे खासतौर से यदि, जहां से मैंने उस फिल्म की जो बात करी, वीर सावरकर जी पे जुड़ी हुई वो फिल्म है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट टाइम कहा कि ये जो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की, क्योंकि वो जो है 50 साल हो गए थे 1857 की क्रांति की, वो लंदन में जो उस पे एक 50 साल की पूर्ति पे, जैसे आज आप उस घटना के 10 मई को याद कर रहे हैं, उसी तरह से 1907 में जो है वीर सावरकर जी लंदन में याद कर रहे थे। आप सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ और जो सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, उनके राजधानी में, उनके घर में कोई व्यक्ति जाके उस क्रांति को याद कर रहा और उसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कह रहा, तो कोई सहज काम है, कोई आसान नहीं है काम। और उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा वो किया, उसको का प्रश्न नहीं होता। वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रेरणा का वो हुआ कि उस घटना को लेकर कि हम जिस तरह से, एक मोटे तौर से यदि देखें कि जिस तरह से 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे ला दिए थे, भले ही वो पूरी तरीके से 2-3 महीने 4 महीने दिल्ली में, कम से कम 6-7 महीने हमने उनको बैकफुट पे दिल्ली से उनका शासन हटा ही दिया था। तो वो उसको याद रखना था कि उस क्रांति को एक प्रेरणा के तौर पर वो लेके आए। हालांकि यदि आप देखें कि चाहे ब्रिटिशर्स हैं, यदि जो जिनको हम खास तौर से साम्राज्यवादी इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखें या साम्राज्यवादी इतिहासकार माने, तो उन्हें यदि हम देखें तो वो, उनका ये कहना था कि ये एक सैनिक विद्रोह है या गदर है, वो नहीं मान रहे थे। वो उनके न मानने के पीछे का एक बड़ा वजह तो ये हो सकता है ना, कोई अपनी दही खट्टी नहीं होता है। यदि आप मानेंगे कि ये संघर्ष है, सभी लोगों का मिला जुला संघर्ष है, ये इसमें सैनिकों के अतिरिक्त लोग भी शामिल थे, तो यानी आप पूरी तरीके से फेल हो गए। असंतुष्ट लोग थे तभी तो आपके खिलाफ जा रहे थे, यदि संतुष्ट होते तो नहीं। उसमें वो सैनिक विद्रोह कह के एक चीज ये था कि सैनिक जो ये संघर्ष था उसकी व्यापकता को कम करना चाहते थे कि उसमें एक जो समूह है सैनिक विद्रोह कह के, जो हमारे अपने अधीनस्थ लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका विद्रोह है, ये लोगों का आम जनमानस का विद्रोह नहीं है। लेकिन यदि ये बात उनकी सच होती तो दो चीजें उसके, एक तो समकालीन इतिहास में, जैसे आप मार्क्स को लें तो मार्क्स तो जुलाई में ही ये कह देते हैं कि ये गदर नहीं है, मतलब ये म्यूटनी नहीं है, बल्कि नेशनल रिवोल्ट है। और उसके बाद उनके ही जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर हैं सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं कि ये जो है कि इस वक्त जो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इसको कह रहे हैं कि ये गदर है या सैनिक विद्रोह है, ऐसा नहीं है, ये नेशनल वो है, रिवोल्ट है। वो भी उस बात को तस्दीक कहते हैं कि सभी लोग इन्वॉल्व है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि वो क्यों बार बार इतना सब
उनके अपने ही देश में, उनके यूरोप में ही, जो उस समय का, अब मार्क्स तो उस समय का समकालीन इतिहास का उस काल में देखें तो बड़ा विचारक है, और उनका पूरी दुनिया पे प्रभाव किस तरह से हुआ उनके विचारों को देख सकते हैं। वो तक नकार दे रहे हैं, और उनकी सदन में बैठा हुआ आदमी वो तक कह रहा है कि नहीं, ये गदर नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं मान रहे हैं? ना मानने के पीछे का ये था कि यदि वो इस बात को माने कि ये राष्ट्रीय संघर्ष है या विद्रोह है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी नीतियां पूरी तरीके से फेल हो गई। उन्होंने यदि आप 1857 की क्रांति के परिणामों को देखिए, जब 1857 की क्रांति के परिणामों को देखेंगे, जैसे अभी आपके एक वक्त अरविंद जी, यदि मुझे याद है, तो ये कह रहे थे कि किस तरह से रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र हुआ, और फिर उसमें कैसे वो जो परिवर्तन हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से साम्राज्य के बाद, मतलब जो किंग हैं उनके पास पूरा का पूरा राज्य चला जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया का, भारत का शासन डायरेक्ट किंगशिप के अंदर आ जाता है। तो ये बात सच है कि 1857 की क्रांति के बाद जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो नीतियों का जो परिवर्तन होता है, वो अपने आप ही दिखाता है कि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार उस समय की जो है, उन्होंने इस बात को भले न माना हो कि ये एक समग्र विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, लेकिन उनके जो परिवर्तन उन्होंने लागू किए उसके बाद, उसको देखते तो ये पूर्णतः आभास होता है कि ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, तो इसके पीछे का यह है कि वो अपने आप को गलत साबित ही करना चाहते हैं। एक चीज तो ये रही। दूसरी चीज, जब मसला ये आता है कि खासतौर से एक जो बहस होता है या जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो खासकर से वो आरसी मजूमदार जी का वक्तव्य है, जो इस बात को कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम की जो बात होती थी, न तो ये पहला था, न राष्ट्रीय था, और न तो स्वतंत्रता संग्राम था। बेसिकली इस बात को ये समझिए कि होता क्या है कि ये आजादी के बाद जब 1957 में 1857 की क्रांति के 100 साल पूरे हो रहे थे, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में इतिहास संकलन समिति किस तरह से भारत के इतिहास को फिर से संकलित करने या रीराइट करने की कोशिश कर रही है कि उनको ये लग रहा है कि जो है कि इतिहास सही नहीं लिखा गया। उनका अपना अप्रोच है, मानना है, वो अपनी जगह है, वो अलग बात है। लेकिन उसी तरह से जब 1857 की क्रांति के 100 साल होते हैं 1997 में, तो क्या होता कि उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो चाहते थे कि उस 100 साल पहले की जो घटना है उसको सही से लिखा जाए, उसके बारे में रिसर्च हो, उसकी व्याख्या हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। जिस तरह से पहली बार में लोगों ने अंग्रेजों को साझा दुश्मन मान के उसके खिलाफ संघर्ष करने की कोशिश करी। तो लेकिन वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक वो थी कि वो चाह रहे थे कि इतिहास उनकी दृष्टि से, मतलब उनके हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए। तो आरसी मजूमदार वहां एक वो नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि हम इस घटना को, यदि इस क्रम को, या जो संघर्ष है उसको, यदि हम कहें कि ये पहली बार कोई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, तो उसके पहले जो भारत में 1757 से ही लेके 1757 से 1857 के बीच में देखिए, तो कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा जब भारत के किसी किसी न किसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो जनजाति या किसी न किसी वर्ग ने या सैनिकों ने विद्रोह न किया हो, किसी उनकी अपनी मांगे जो चाहे जो भी इस तरह की रही हो, लेकिन वो व्यापकता नहीं था, वो एक क्षेत्र तक सीमित हो जाता था, लेकिन होता था। तो उन्होंने कहा कि उन घटनाओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। वहां आरसी मजूमदार अपने उस जो इतिहास लेखक का जो एक धर्म होता है, तो जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, उनके साथ जो है उसके हिसाब से लिखा जाए, प्रमाण के हिसाब से लिखा जाए, न कि किसी के भावनाओं के। दरअसल अभी क्या हो रहा है कि हम इतिहास का जो लेखन कर रहे हैं, जो इतिहास में जो विवाद हो रहे हैं या मतेक के हो जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये जो मैं समझ पाता हूँ या अपने अध्ययन में जो देखता हूँ, ये है कि हम इतिहास को भावनाओं के हिसाब से लिखना चाहते हैं। इतिहास की विवेचना हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इतिहास की विवेचना हमारे और हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं हो सकती। इतिहास में जो प्रमाण है,
नो प्रूफ नो हिस्ट्री। यदि हमारे पास प्रमाण नहीं है तो उसके मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती कि जिसके हमारे अपने प्रमाण नहीं होंगे, इनका अलग मेथड्स होता, कुछ उसमें अलग तरीके से चीजें हैं कि ओरल हिस्ट्री तमाम तरह के प्रमाणों को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमें अच्छा लगेगा उसी को इतिहास में दर्ज नहीं करेंगे या ऐतिहासिक घटनाओं में उसी को नहीं देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इतिहास विषय का और इतिहासकारों का कि वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, या तो वो अपनी दृष्टि लगा देंगे, अपनी भावनाएं उसमें हावी कर देते हैं। इसी बात को जैसे अभी संभवतः अरविंद जी बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने वो कह रही थी कि ईएचकार का उन्होंने जिक्र किया था। तो ईएचकार का जिक्र करते हुए उन्होंने जो कही वो एकदम सही बात उन्होंने वहाँ इतिहासकार इन तथ्यों को दिलवा दिया। ये बात सच है कि तथ्य है जिससे उसी बात पुष्ट है या उस प्रमाण ही पूरा या तथ्यों का विश्लेषण ही नहीं होंगे तो इतिहास का समग्र लेखन नहीं कर सकते। इस बात को जो यदि आप देखें आरसी मजूमदार साहब ने वो कर दिया कि नहीं, हम यदि ऐसा आप जो चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ी विनम्रता के उन्होंने प्रोजेक्ट से मना करा कि नहीं, क्योंकि बाकी अन्य जो घटनाएं हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हमें 1857 के साथ न्याय करना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन उस न्याय के चक्कर में या उसे न्याय देने या उसको उसके बारे में लिखने से कहीं दूसरी घटनाओं को या जो दूसरे नेतृत्व करते हैं उनका महत्व ही नहीं दिया जा सकता। किसी एक को अच्छा बनाना है तो दूसरे को गलत साबित करना या उससे इनकार करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर उन्होंने उस बात पे कहा कि हम ऐसा नहीं मान सकते, मैं तो ये पहला है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये पहला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी भारत में 17 से आप देखें तो क्रांति के हर साल विद्रोह हुआ। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय नहीं है, तो उनका यदि इस में देखा जाए तो यहाँ आपको प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र नेशन को निर्धारित करने की जो अलग अलग परिभाषाएं, उनका ये था कि भारत के उस समय जो ब्रिटिश भारत है पूरा का पूरा, उन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं था, बल्कि जो भारतीय बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे सब थे। तो एक चीज तो ये रहा कि इसलिए उन्होंने इन चीजों को उतारा। और दूसरी चीज ये है कि उस समय एक बात मैं भी उनसे डिनाई कर जाऊंगा, उसको सहमत नहीं हो पाऊंगा, कि जैसे ये स्वतंत्रता संग्राम, ये एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम पे था। जैसे अभी आप जब ये व्याख्यान शुरू हुआ तो रवि शेखर जी, डॉक्टर रवि शेखर जी की बड़ी अच्छी वो बात कही थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे यदि देखा जाए तो ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम देख सकते हैं इसे। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब दिल्ली में बैठे हुए जो जब बहादुर शाह जफर के पास जब जाते हैं हम लोग, तो वो क्या कहते हैं कि एक एक्चुअली इसमें वो देखिए कि र्यूमर्स क्या काम करते हैं। उसमें एक चीज ये था कि बहुत सारे लोग तो एकजुट हो रहे थे कि उस समय का एक रूमर भी बहुत प्रचलन में था कि प्लासी के 100 साल के बाद जो है अंग्रेजों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो आप उसमें देखिए जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जिस तरह से जो नेतृत्व जब उन्होंने लिया कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, तो वो किसी साम्राज्य को, किसी शासन सत्ता को ये समाप्त करके फिर से कोई नई सत्ता स्थापित करना, इसको आप स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे ही बोलेंगे, क्योंकि आप ये मान रहे थे कि उनकी जो शासन सत्ता है वो हमारे पे एक तरीके से गुलामी का प्रतीक, तो आप वो कर रहे थे, वो स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे देखा जा सकता है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि इस बात को लेके आरसी मजूमदार और पंडित जवाहरलाल नेहरू में वो बात बनती नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रोजेक्ट जो है, आप एक पुस्तक देखेंगे 1857 एशियन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन की जो पुस्तक है, तो वो प्रोजेक्ट फिर चला जाता है यशवंत सिंह के पास कि फिर उन्होंने 1857 के मतलब वो थोड़े से अपने जो ऐतिहासिक
विश्लेषण या इतिहास लेखन की जो पद्धतियां, जो जिन चीजों को, जो वस्तुनिष्ठता है, जिनको ध्यान में रखते हुए करने की जो बात, निष्पक्षता की जो बात आरसी मजूमदार साहब कर रहे थे, वो संभवतः उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर वो सुरेंद्र नाथ सिंह जो है उस प्रोजेक्ट को लेते हैं और फिर 1857 लिखते हैं। तो उसमें भी, लेकिन उन्होंने भी एक चीज ये कहा कि ये उन्होंने भी ये पूरी तरीके से उस बात को नहीं माना कि ये राष्ट्रीय संग्राम था या वो जो था विद्रोह था। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं था, ये ठीक आप वो समझिए कि जैसे आप हिस्टोग्राफी के जब पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जेबी ब्यूरी का नाम आएगा। जैसे वो कहता है कि इतिहास जो है, इतिहास न तो विज्ञान से कम भी नहीं है, विज्ञान से अधिक भी नहीं है। तो वो कुछ उसी तरह के फार्मूले को वो भी ले आके आते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम जो ये 1857 का है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं, वो न तो राष्ट्रीय संग्राम से कम था और न ही सैनिक विद्रोह से जो है अधिक था। तो उसे मतलब वो बीच में लेके आके छोड़ देते हैं। तो एक मसला इसमें जब आप देखें, इन चीजों को जब देखें, तो जो हिस्टोग्राफी की एक्चुअली ये समस्या क्या है कि हमारी समस्या इतिहास लेखन की है कि आज भी हम उस घटना के हो जाने के 150 साल से ज्यादा हो गए, 165 से ज्यादा हो गए, आज भी हम उसकी प्रकृति और स्वरूप पे बात करते हैं। तो वो तो घटना जैसी थी वो तो हो गई, लेकिन हम इतने दिनों में डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसी जो मैं समझ पाता हूँ, मुझे जो लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करना चाहता है, लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा कि जब हम उन सभी तथ्यों को, जो उपलब्ध तथ्य, जैसे खासतौर से अभी जो लोकल हिस्ट्री की जो बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर सारिका सिंह या सुरेश मीना जी, इस तरह से उन्होंने लोकल हिस्ट्री और अनसंग ये जो काम चल रहे हैं, उसको लेके ये किस तरह से राष्ट्रीय संघर्ष था और इसमें बढ़ चढ़ के तमाम लोग हिस्सेदारी कर रहे थे। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें अपने तथ्यों को, अपनी भावनाओं को किनारे रखना पड़ेगा कि ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने इतिहास की किसी घटना को वो अपने से हो गया। आप इतिहासकार हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यदि आप देखेंगे तो इतिहास की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। लेकिन इतिहास के साथ यही हो रहा है कि हम इतिहास को इतिहासकार की दृष्टि से नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों की दृष्टि से या साक्ष्य की दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम देखने की दृष्टि क्या कर रहे हैं? हम अपनी भावनाओं के हिसाब से देख रहे हैं। हमें जो अच्छा लग रहा है उसको वाह वाह कर रहे हैं और जो बुरा लग रहा है उसे उसको देख ही नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा जब बच के देखेंगे कि यानी जो एक पूर्वाग्रह है जिसे हम कह सकते हैं, बायसनेस जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखने के, उससे बचना पड़ेगा। हमें साक्ष्यों को ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा ताकि हम इतिहास की वस्तुनिष्ठता को ले आ पाए। इस दृष्टि से जब हम 1857 की घटनाक्रम को देखेंगे या उस क्रांति के स्वरूप को देखेंगे तो आपको एकदम ये लगेगा कि ये 1857 की जो क्रांति है, ये राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ से आप वो नहीं कर सकते कि, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ भारत के अलग अलग हिस्सों के, चाहे मेरठ के सैनिक हों, चाहे लक्ष्मीबाई हो ग्वालियर में, या तात्या टोपे कानपुर में, नाना साहब हो दिल्ली में हो, सभी लोग मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। निश्चित रूप से जब हम देखें तब ये समझ में आएगा कि इससे पहले क्या हो रहा था कि यदि कहीं कोई संघर्ष हो रहा था तो वहीं के लोग उसमें शामिल हो रहे थे, वहीं के नवाब को उनसे लड़ रहे थे। ये बात सच है कि बहुत सारे हमारे अपने जो राजे रजवाड़े थे, जैसे सिंधिया फैमिली के बारे में वो आता है, लॉर्ड कैनिंग का वो तो वक्तव्य भी है कि यदि जो है कि सिंधिया फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो हमें सच है। लेकिन शुरुआत इसी 1857 की क्रांति से होती है। और वो कि भारत में जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्र की जो परिकल्पना है और जो कल्पना है, वो यहाँ से मूर्त रूप लेना शुरू की। ऐसा नहीं कि इसके पहले राष्ट्रीय कल्पना नहीं, सब चीज है, लेकिन यहाँ से अब लोगों को जुड़ना शुरू करेंगे कि नहीं, हमारी समस्या ये, मतलब हमारा दुश्मन एक है और उसका निपटारा
में एक साथ मिलकर करना होगा। और अंग्रेजों ने उसी चीज को करने के लिए, जो आप देखोगे कि तुष्टीकरण एफिशिएंट की जो थ्योरी उनकी आएगी, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आएगी, एक्चुअली उसी एकजुटता, उसी राष्ट्रीय भावना के तहत जो सभी लोग एकजुट हो रहे थे, उसी के तहत वो तोड़ने की कोशिश करती है। और उसको साफ तौर पे आप देखोगे कि जो है 1857 की क्रांति के बाद जो जिस तरह के परिवर्तन होंगे, प्रशासनिक और राजनीतिक जो परिवर्तन होंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे कि तो उसमें दोषी मानेंगे मुसलमान ही, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इसलिए जिम्मेदारी वो कर देंगे कि ये मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोबारा क्या होगा कि लेकिन जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होगी, उनका अप्रोच चेंज हो जाएगा, और वो अप्रोच आएगा किस पे, वो कहेंगे कि ये अब हिंदू जो है इनके खिलाफ है। तो वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के बाद खास तौर से दिखाई पड़ेगी। तो मेरी दृष्टि में यदि मैं ये देखूं, मैं जो देख पाता हूँ, जो समझ पाता हूँ, 1857 की क्रांति को मैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती बिंदु के तौर पे देखता हूँ, जहाँ पे लोगों ने एक राष्ट्र, एक साझी विरासत के प्रति आस्था हुई, और फिर लोगों ने ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन समझा, मतलब उनको ये समझा कि ये हमारे लिए हानिकारक, मतलब ये हमें आपस में बांट के ही हम पे शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरू से ये करा हुआ था, और फिर धीरे धीरे लोग एकजुट होने लगे। जो आप खासतौर से इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाएंगे जो हमारा शिक्षित वर्ग था। आप शिक्षित वर्ग के जो देखें, 1857 की क्रांति में वो विद्रोहियों के साथ नहीं है, लेकिन वही 2 साल के बाद 1859 में जब नील विद्रोह शुरू होगा, तो वो हो जाएगा। लगेगा कि नहीं अंग्रेजों के साथ। टाइम काफी हो गया सर। हाँ, ओके। हाँ बस इतनी थी। तो उसमें आप ये देखेंगे कि फिर जिस तरह से हमारे जो शिक्षित वर्ग थे वो फिर एक साथ आएंगे, और वो बढ़ा चढ़ा के जो अलग अलग साहित्य की रचना या अलग अलग जो संगठन बनने लगेंगे, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को लामबंद करके और उनकी नीतियों के जो चाहे आर्थिक नीति है, राजनीतिक नीति है, राजनीतिक और प्रशासनिक जो नीतियां थी, उनका उन्होंने किस तरह से वो भारतीयों के लिए अहितकारी हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। और फिर धीरे धीरे लोग एकजुट हुए, और फिर आप इसको अलग तरीके से जब देखें तो अगले जो है 60-70 साल में आप आजादी के संघर्ष में जाएंगे, और फिर आप हमारे अलग अलग तरीके जो, ऐसा नहीं रहा कि हमने एक ही आजादी के संघर्ष में सिर्फ एक ही तरीके को अपनाया। हमने हिंसक गतिविधियां भी की, हमारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान उनका रहा कि उन्होंने उसको भी देखा कि हम हिंसक गतिविधियां करके भी, और फिर अहिंसा। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ में अपनी सब वाणी को विराम दूंगा, और अमर सिंह कॉलेज परिवार को और राम जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओवर टू यू राम। क्या हमारे वर्चुअल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। इसी के साथ हमारे पास थोड़ा सा समय बच रहा है, तो हम वर्चुअल मोड में एक पेपर प्रेजेंटर थे, डॉक्टर अनीता, राम जसपास कॉलेज से। क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल है अभी? अच्छा ठीक है, अभी वो नहीं है। कोई बात नहीं है। अब हम अपने समापन सत्र के उद्घाटन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश गर्ग, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार और डॉक्टर सुनीता श्रोही मैम से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम के समापन सत्र की शुरुआत करें।